मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक है फणीश्वर राज जी रेणु, है ना। तो इससे की पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लुट्टन पहलवान जो है वो चांद सिंह को पराजित करके, है ना, श्यामनगर के जो राजा है श्यामानंद जी, है ना, जगह बना लेता है। मतलब राजमहल में क्या है, वो अपनी जगह बना लेता है ना। और कुछ चापलूस जो है वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये निम्न जाति का है और ऐसे आप कैसे राज दरबार में जगह दे रहे हो, आप ऐसे बोलते हैं, है ना। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, उसने क्षत्रिय का कार्य किया है, उसने जो कार्य किया है, हालांकि उसकी जाति जो निम्न की है, लेकिन उसने क्षत्रिय का कार्य किया है ना, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी अगली कक्षा। मैनेजर साहब छत्री थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को लगरते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है ना। क्या कहता है, आप इसको राज दरबार में जगह दे रहे हुए क्या है, अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का कार्य किया है। हालांकि लुट्टन सिंह जो है जाति का निम्न है, लेकिन उसका जो कार्य है वो क्षत्रिय वाला है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति, यश, प्रतिभा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर तक फैल गई मतलब हर क्षेत्र में फैल गई। अब उसे पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंधाकर आसमान दिखा दिया, है ना। और लुट्टन पहलवान जो थे, है ना, वो सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। फिर इसके आगे क्वेश्चन बनेगा, काला खां के संबंध में आप क्या जानते हैं, या काला खां कौन है ना। तो उसी का आंसर पढ़ाने जा रहे हैं। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर मतलब प्रसिद्ध थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर किया। लेकिन लुट्टन पहलवान ने काला खां को पराजित किया और लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हुआ था, है ना, उस भ्रम को उसने मिटा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा और उसके बाद उसकी प्रतिभा, यश, कीर्ति जो है लुट्टन पहलवान की, वो दूर दूर तक बढ़ गई। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। अब लोग उसे क्या है, राजा का बाघ भी कहने लगे। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते, पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सोचती और दुकानदार उससे क्या है, मजाक करने, ठिठोली करने के सोचते। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 से और बैठ जाता। 2 से रसगुल्ला को उद्रस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने समय उसकी अजीब भुलिया रहती, आंखों पर अकबर का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की वृद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, है ना। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि केवल कुश्ती के समय क्या है, कुश्ती करता, बाकी उसकी हरकत जो थी वो क्या है, बच्चों के समान थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। लेकिन जैसे कुश्ती के मैदान में ढोल की आवाज सुनती है ना, वो अपने क्या है, भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। किसकी जोड़ी, मतलब कुश्ती में जो स्थिति में रहता था वो, और कुश्ती से बाहर सामान्य रहता था वो, ये दोनों को आप मैच नहीं कर पाएंगे। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं
नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछलकर अपने को साड़ या भैंस साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए और ऐसा करते करते राजमहल में रहते रहते लुट्टन पहलवान को क्या है 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष का समय जो है वो निकल गया। पहलवान अजय रहा है ना, और अभी तक लुट्टन पहलवान को कोई भी पराजित नहीं कर पाया था। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास अनायास मतलब बिना प्रयोजन के ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। यहाँ पे ध्यान देना है ना, दोनों का भरण पोषण मतलब लुट्टन पहलवान और उनके दोनों बेटे, उनका भरण पोषण जीवन कहाँ से चल रहा है अभी, राज दरबार से। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देते। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना, अपने बच्चों को समझाते कि आप ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। मतलब लुट्टन पहलवान अपने बच्चों को रोज शिक्षा देते थे, किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। लेकिन एक बाप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहा है ना, उस शिक्षा दीक्षा पर पानी फिर गया, मतलब जो बात है वो क्या है, व्यर्थ साबित हुआ। क्या होता है फिर, वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, और एक दिन जो राजा है उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राज्य को कैसे अपने हाथ में ले लिया, इससे पूर्व जब राजा साहब थे तो अपने हिसाब से क्या करते थे, शासन व्यवस्था देते थे। लेकिन जो नए राजकुमार है अब वो क्या करेगा, अपने हिसाब से मतलब अपनी अपने जो नियम है उसको क्या है, राज्य पर लागू करेगा। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। कैसे शिथिलता, उसको बेवजह रखे थे ना राजा साहब ने, लुट्टन पहलवान, उसके दोनों बच्चों, उसका खर्च है ना वे व्यर्थ था उसके लिए। लेकिन राजकुमार जैसे ही आया उन दोनों को वहां से क्या है, भगा दिया गया। राजकुमार के आते ही व्यवस्था दुरुस्त हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। जब नया राजकुमार आया है ना तो शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उन परिवर्तनों के चलते पहलवानों को उस राजमहल को क्या है, छोड़ना पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। इसका अर्थ क्या है, दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। राजा साहब के समय कुश्ती होती थी, लेकिन अब युवराज के आते ही क्या है, घोड़े की रेस ने उसका स्थान ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय मतलब खर्च सुनते ही राजकुमार ने कहा, टैरी बोल, यह क्या बकवास की बात है ना। मतलब राजमहल उसका खर्चा क्यों उठाए, वो अपना स्वयं उठाए। नए मैनेजर साहब ने कहा, हरी बोल, है ना, ये क्या है, सब राजा साहब के आदेश से हुआ करता था। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। साफ जवाब मिल गया मतलब राजा साहब ने उससे साफ साफ कहा, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है ना। अब आपको क्या है, राजमहल की आवश्यकता नहीं है, मतलब राजमहल को आपकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया है ना, और लुट्टन पहलवान को अपने बात रखने का भी मौका नहीं दिया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी।
वहीं रहकर वह गांव के नौजवान और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। सही बात है। गांव में क्या है, बासी भोजन करके लोग कितने ताकतवर बन जाएंगे, है ना, कितना कुश्ती कर लेंगे। इसलिए अब पहलवान का जो स्कूल है वो भी क्या है, खाली पड़ने लगा। अब धीरे धीरे लोगों का जाना, मतलब बच्चों का जाना जो था वो कम हो गया। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता लड़ाता रहता सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, लेकिन गांव पर क्या है, अचानक विपत्ति आती है। पहले अनावृष्टि, पहले तो वर्षा ही नहीं होती, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को क्या है, भूनना शुरू कर दिया। भूनना मतलब पीड़ित करना शुरू कर दिया। गांव सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज दो तीन लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी, और जब ऐसा गांव में होने लगा तो लोगों में क्या है, खलबली मच गई। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूपते कहारते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे, है ना। जब गांव में दो तीन लाशें प्राय रोज उठना शुरू हो गया तो लोगों में खलबली मच गई, और लोग केवल क्या है, सुबह ही अपने पड़ोसियों से ही मिलते, उससे को संवेदना प्रदान करते। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रखे के कब तक रोगे, कफन कफन की क्या है जरूरत, दे आओ नदी में, इत्यादि, है ना। लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग अब शव को क्या है, नदी में बहाने लगे। किंतु सूर्यास्त होते ही, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, पहलवान की ढोलक पाठ में सूर्योदय के समय क्या होता था और सूर्यास्त के समय कौन कौन से दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय में अंतर, है ना, इसको क्या है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो ध्यान देना। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। जैसे सूर्यास्त होता है ना, दिन ढलता, तो लोग यदि अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, घर में घुस जाते, तो वहां चूं की भी, मतलब तनिक भी आवाज सुनाई नहीं देती। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रही, उसके पास क्या बोलने की भी शक्ति नहीं थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी, है ना। यदि कहीं कोई आवाज रात्रि की विभीषिका में, डरावनेपन में यदि कोई आवाज सुनाई देती तो केवल क्या थी, पहलवान की ढोलक, और केवल पहलवान की ढोलक की क्या है, रात्रि की विभीषिका को ललकार थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती, है ना। और पहलवान की ढोलक ही वो मृत लोगों में संजीवनी शक्ति भरती। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे नहीं डरते थे। और जब लोग क्या है, गांव के लोग पहलवान की ढोलक की आवाज को सुनते तो उसमें एक विशेष शक्ति आ जाती और वो मृत्यु से घबराते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटा घाट में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ढोल ताल बजाओ।
चटाक चट था, चटाक चट था। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। दोनों बहादुर गिर पड़े मतलब दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की तो हिम्मत भी टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। सप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। लोग जब पहलवान को पुनः ढोलक बजाते हुए सुने तो क्या कहा कि इसका जो कलेजा है वो क्या है, 1.5 हाथ का है ना। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। फिर क्या होता है, 4-5 ही दिन मुश्किल से गुजरते हैं और एक रात्रि को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं देती थी, नहीं दी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश जो है वो चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, आगे वह बोल नहीं सका। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में क्या है, कमजोर नहीं होना चाहिए। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा में।